Hello students and welcome to this new lecture where we'll see the continuation part of it, chapter number 10 social sciences, organs of government। भाई हमने लास्ट टाइम क्या किया, हमने कैसे एक बिल एक एक्ट बनता है वो हमने देखा था। ठीक है, उसमें सबसे पहले एक ऑर्डिनरी बिल को कैसे पास किया जाता है एक एक्ट बनाने के लिए, एक रूल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि तीन स्टेप है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज जहां पे सब जो मिनिस्टर होता है वो फर्स्ट रीडिंग करता है। ठीक है, वहां पे फैक्ट्स और फिगर्स और टाइटल ऑब्जेक्टिव ये सारी चीजें बताता है लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक है, दूसरा जो रीडिंग होता है उसमें सेक्शन वाइज डिस्कशन होता है। अगर दूसरा रीडिंग नहीं हो पाता है क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है, तो दूसरे रीडिंग के जो काम है वो एक कमेटी को दिया जाता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को दिया जाता है, और वो लोग वो काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चेंजेस करते हैं और वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं हाउस को, और फिर थर्ड रीडिंग के लिए चला जाता है। चलिए शुरू करते हैं थर्ड रीडिंग से। अब थर्ड रीडिंग क्या होता है भाई? थर्ड रीडिंग जो है इट इज ओनली फॉर्मल। फॉर्मल मतलब बस खाली उनको बताना होता है कि भाई ये बराबर है। थर्ड रीडिंग आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, after presenting the logic in terms of acceptance or rejection of the changes in the bill, voting is carried out। तो एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, ये सारा पूरा लॉजिक डिस्कस करके फिर वो जो बिल है, ठीक है, उसके पे वोटिंग किया जाता है। अगर वो मेजोरिटी हो जाता है तो बिल को डिक्लेयर किया जाता है कि वो पास हो गया है। जो बिल है वो वहां के चेयरमैन जो है फर्स्ट हाउस के, वो साइन करते हैं और फिर सेकंड हाउस में भेजा जाता है। और सेम प्रोसेस में सेकंड हाउस में भी वो बिल होता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सेकंड हाउस में भी वही सेम चीज होती है। और बिल जब सेकंड हाउस में पास हो जाता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं ना, सेकंड हाउस में तो कुछ और कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ते होंगे, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद वो बिल बन जाता है एन एक्ट। एक्ट मतलब रूल लागू किया जाता है। ओके, अगर सेकंड हाउस से वो बिल पास नहीं होता है, ठीक है, अगर सेकंड हाउस से वो बिल पास नहीं होता है तो वापस फर्स्ट हाउस को भेज दिया जाता है। अगर सेकंड हाउस 6 महीने तक बिल अपने पास रखते हैं तो इसका मतलब बिल रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर दोनों हाउसेस के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है बिल के लिए तो एक जॉइंट सेशन दोनों का होता है और वो जॉइंट सेशन में वोटिंग करके मेजॉरिटी से डिस्कस किया जाता है कि बिल को एक्ट बनाना है कि नहीं। बिल जब प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए जाता है, ठीक है, बिल जब प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए जाता है तो उसमें तीन ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास। एक ऑप्शन कि भाई वो साइन कर दे, अप्रूव कर दे, ठीक है। एक ऑप्शन और कि वो बिल अपने पास ही रखें, और एक ऑप्शन है कि बिल वापस पार्लियामेंट के पास भेज दे रिकंसिडरेशन के लिए। भाई वापस से चेक करो कुछ गलती है, ऐसा करके वो वापस भेज सकते हैं। बिल जो है वो जब रूल बन जाता है, ठीक है, जब गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिश होता है, पेपर में पब्लिश होता है, गवर्नमेंट गैजेट आता है, वो मैगजीन भी आती है और पेपर में भी आता है, तो ये जो गैजेट होता है उसके अंदर पब्लिश किया जाता है ये, और उसकी एनफोर्समेंट डेट वहां पे रखी होती है। एनफोर्समेंट मतलब लागू करने वाली डेट, तो कब से लागू होता है ये बिल वो नक्की किया जाता है और प्रिंट किया जाता है। देखो बेटा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कोई भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस का होता है, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज करना है और ऐसा कोई बिल पास करना आता है तो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो प्रेजेंट किया जाता है और वहां पे मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो होते हैं वो पास करते हैं वो बिल को, और 2/3 ऑफ द मेंबर्स वहां पे जो प्रेजेंट होते हैं और वोट कर रहे होते हैं वो शायद पास कर रहे हो। तो ये ऑप्शन होता है। देखो हमने जो देखा था वो ऑर्डिनरी बिल था, अब हम जो देख रहे हैं वो ऐसा बिल है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो वो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है और मेजोरिटी मेंबर्स के वोट के साथ वो पास किया जाता है। 2/3 ऑफ द मेंबर्स वहां पे जो प्रेजेंट होते हैं, वोटिंग होते हैं, वो पास करते हैं तो ये पास हो जाता है। अगर बिल ऐसे किसी मैटर का है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का रोल आ रहा है तो स्टेट के हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज की परमिशन चाहिए। मतलब सेंटर या स्टेट का कुछ बात है, ठीक है, सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में कुछ चेंज करना है तो
सारे स्टेट्स के जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनकी परमिशन चाहिए, मतलब मोर देन हाफ, ठीक है, 50% से ज्यादा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनकी परमिशन चाहिए। सॉरी, थोड़ा कैमरा स्टिक हो रहा है। ओके, चलिए, ओके। तो बिल ऐसे ही जाता है जैसे ऑर्डिनरी बिल जाता है, ठीक है। मनी बिल हो तो क्या करेंगे भाई, मनी बिल हो, वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, वो डिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर। क्या ये बिल मनी बिल है, ऐसा डिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। बिल के अंदर बजट की, फाइनेंशियल मैटर्स की जो बात की जाती है, ऐसे बिल को हम बोलते हैं मनी बिल। तो बजट जो है वो 20 फरवरी के आसपास लोकसभा के अंदर रखा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और सारे मनी बिल्स पहले लोकसभा में आते हैं और ये प्रोसेस से आते हैं। देखिए अब प्रोसेस आप देखिएगा ध्यान से मनी बिल का। एक पहले प्रिलिमिनरी डिस्कशन होता है लोकसभा के अंदर मनी बिल का, प्रिलिमिनरी मतलब स्टार्टिंग का, इनिशियल डिस्कशन होता है ये मनी बिल का लोकसभा के अंदर, और फिर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। भाई बजट के अंदर जो चीजें हैं वो डिस्कस करने के लिए, एक्सपेंसेस जो उसके अंदर लिखे हुए हैं, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, तो खर्चे जो लिखे हुए हैं उसको डिस्कस करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो पार्लियामेंट में बजट जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसकी सारी डिटेल रख रहे होते हैं, ठीक है। क्या खर्चे हैं, क्या किसको पैसा कितना देना है, कौन सा खर्चा करना है, कौन सा नहीं करना है, तो ये सारी जो डिस्कशन है वो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं पार्लियामेंट में। ओके, थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, साइंस के मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ट्रेड बिजनेस के मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो अपने डिमांड रखते हैं लोकसभा के सामने, ठीक है, और वोटिंग होती है कि भाई उनकी जो डिमांड है वो परमिट की जा रही है वो या नहीं की जा रही है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का मान लो, एग्रीकल्चर का मिनिस्टर बोल रहा है कि भाई हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए, इस साल हमको 100 करोड़ का खर्चा होगा, तो 100 करोड़ रुपए हमको चाहिए, हमको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो क्या होगा, ये डिमांड जो है वो लोकसभा के अंदर रखी जाएगी वो मिनिस्टर से, और वोटिंग होगी कि भाई उसको 100 करोड़ उसकी जो डिमांड है वो देनी है या कितनी देनी है, ठीक है। इनकम और टैक्स, ये जो इसके जो सोर्स है उनको पैसे मिलते हैं ना, अपनी गवर्नमेंट कहां से कमाती है, तो जो इनकम टैक्स है और ये सारे जो टैक्स हम पे लागू करते हैं उस पे से गवर्नमेंट पैसे कमाती है। तो ये सारी चीजें बजट में प्रेजेंट की जाती हैं और अलग से अप्रूव की जाती हैं, ठीक है। जो बिल लोकसभा में अप्रूव किया जाता है वो राज्यसभा में फिर सेंड किया जाता है रिकमेंडेशन के लिए कि भाई कुछ चेंज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा को वो बिल वापस भेजना पड़ता है। राज्यसभा हैज टू रिटर्न इट टू द लोकसभा विद नेसेसरी रिकमेंडेशंस विद इन 14 डेज। लोकसभा जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा ने की है वो या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उनमें से उनको जो ठीक लगे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनमें से जो उनको ठीक ना लगे वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मनी बिल 14 दिनों के अंदर अंदर वापस नहीं आया राज्यसभा से, ठीक है, तो बिल पास माना जाता है, राज्यसभा में वो पास हो गया है ऐसा माना जाता है। तो अगर लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशंस मान ले तो बिल दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से पास हो गया ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है। अगर लोकसभा राज्यसभा की रिकमेंडेशन रिजेक्ट किया जाता है तो बिल वापिस से लोकसभा में पास किया जाता है और मनी बिल दोनों हाउसेस ने पास कर दिया ऐसा मान लिया जाता है। हेंस ये जो मनी बिल का है उसमें राज्यसभा के कुछ ज्यादा पावर नहीं है, ठीक है, लोकसभा के पास बहुत कुछ पावर है। जब मनी बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, तो वो प्रेसिडेंट को भेजा जाता है साइन के लिए, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है। अगर बजट पास नहीं हुआ होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट का मनी बिल साइन करने के बाद अगर बजट हाउस पास नहीं करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना है। इसके अलावा भी दोनों हाउसेज जो है उसके अंदर कई सारी और मैटर्स डिस्कस होती हैं, सोशल मैटर्स, इकोनॉमिक मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स, डिफेंस मैटर्स, फॉरेन मैटर्स, तो ये सारी अलग अलग मैटर्स उनके उसके अंदर डिस्कस होती हैं। लोकसभा जो है वो एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स उनका ध्यान रखते हैं कि वो क्या
काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर, ये सारे जो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है वो सारा काम लोकसभा देखती है और ध्यान रखती है। देखो जो मेंबर्स वहां पे लोकसभा के अंदर हैं, ठीक है, उनका काम ये है देखना कि भाई जो पब्लिक के पैसे हैं, ठीक है, पब्लिक के फंड्स हैं, वो फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज हों, ठीक है, वो फंड्स प्रॉपरली यूज किए जाए वो फंड्स को। लोकसभा हैज अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ पब्लिक फंड्स, तो लोकसभा का एक डायरेक्ट कंट्रोल होता है पब्लिक फंड्स के ऊपर, ओके, उनका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। Without the consent of the houses of the parliament, no new taxes can be levied or any improvement in the existing taxes can be done. तो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के परमिशन के बिना कोई भी नए टैक्सेस नहीं लग सकते हैं, और अभी जो टैक्सेस चल रहे हैं उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक फंड्स एज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं, ठीक है, उनको पब्लिक फंड्स के कंट्रोलर, पब्लिक फंड्स के कस्टोडियन, कस्टोडियन मतलब गार्डियन, ठीक है, गार्डियन, प्रोटेक्टर माना जाता है, पब्लिक फंड के प्रोटेक्टर माना जाता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। Beside this, the Parliament has the power to remove President, Vice President, Chief Justice of the Supreme Court, as well as the High Court, Chief Election Commission, Auditor General or Attorney General under the charge of proven misbehavior or inefficiency or violation of the Constitution through the process of impeachment. तो पार्लियामेंट के पास ये भी बहुत बड़ा पावर है कि वो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं, हाई कोर्ट के भी किसी भी जज को हटा सकते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के लोगों को हटा सकते हैं, वो ऑडिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल को वो हटा सकते हैं, और उनपे वो चार्ज लगा सकते हैं कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया है और प्रॉपरली काम नहीं किया है, या तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स उन्होंने फॉलो नहीं किए हैं। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट, कि भाई आपने जो आपको काम करना था वो काम आपने किया ही नहीं, ठीक है, और आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया है, या तो आपको काम करना प्रॉपरली नहीं आता है, या तो आपने मिसबिहेव किया है। तो ये सारी चीजों के अंतर्गत पार्लियामेंट जो है वो ये सारे लोगों को हटा सकती है, रिमूव कर सकती है। तो भाई इतना पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। भाई स्टेट लेवल पे क्या होता है, तो हमने पहले ही देखा था कि स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ओके। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दो अलग अलग हाउसेस होते हैं स्टेट लेवल पे। लेजिस्लेटिव असेंबली में हर एक स्टेट में लेजिस्लेचर जो होता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस, ओके। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, तो भाई दूसरा हाउस जो लेजिस्लेचर का होता है उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स के अंदर दो हाउसेस हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस बोला जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस बोला जाता है। गुजरात स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओके। गुजरात स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, उसमें खाली लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। देखो कई स्टेट्स जो हैं उसमें अलग अलग मेंबर्स, उसके नंबर अलग अलग होते हैं, उसके अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं ना उनके अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 500, ठीक है। गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 मेंबर्स हैं, ओके। गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 मेंबर्स हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या है भाई, आपको स्टेट लेजिस्लेचर में अगर मेंबरशिप लेनी है, अगर आपको जाना है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो भाई एक तो पहले तो सिटीजन होने चाहिए, 25 साल से ज्यादा होने चाहिए, और पागल नहीं होने चाहिए, आपने घपला नहीं किया होना चाहिए, या आप क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये अगर आप नहीं है और 25 साल के हैं, 25 साल से ऊपर के हैं, सिटीजन हैं, तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ओके। टाइम पीरियड की बात करें तो सेम ही है, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ परमानेंट हाउस, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली परमानेंट हाउस नहीं है, जैसे लोकसभा है वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है। उसका टाइम पीरियड जो है वो 5 साल का है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाता है। अगर कुछ गलत सलत सिचुएशन आ गई तो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो प्रॉपरली
फंक्शन नहीं कर पाता है तो, और गवर्नमेंट शायद ना भी बने, ऐसा भी हो सकता है ना कई बार कि दोनों पार्टियों को इक्वल जैसे ही वोट मिले तो गवर्नमेंट ना भी बन पाए, तो अगर ऐसा होता है तो गवर्नर जो होता है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन भेजता है, एक रिटर्न लेटर भेजता है गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करते हैं और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, ठीक है। ये समय में गवर्नर जो है वो स्टेट चलाते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही चूज किए जाते हैं। ओके बेटा, बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन है ये सारी चीजों में, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और फोकस रखिएगा अपना। टाइम पीरियड के बारे में हम जब बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली एक परमानेंट हाउस नहीं है, परमानेंट हाउस नहीं है, ठीक है। वो 5 साल चलता है और उसके अंदर जो स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर हैं वो अंदर से मेंबर से ही चूज किए जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में जहां पे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल सकता है या गवर्नमेंट नहीं बन पाती है, तो गवर्नर जो है वो एक लेटर लिखता है प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने के लिए, और गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देता है और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। तो ये समय में गवर्नर जो होता है वो स्टेट चलाता है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं हम। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके जो मेंबर्स हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, टीचर्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, ये सारे जो हैं उसमें से चूज किए जाते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग। देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने के लिए एक कैंडिडेट को 30 साल से ज्यादा होना चाहिए, 30 साल या 30 साल से ज्यादा होना चाहिए और सिटीजन होना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। राज्यसभा के जैसे उसके मेंबर जो है वो 6 साल तक उनका टर्म होता है, उनका टाइम पीरियड होता है 6 साल का। उसमें 2/3 ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल रिटायर होते हैं और वहीं इलेक्ट भी होते हैं। स्टेट को डिसाइड करना होता है कि भाई वो लेजिस्लेटिव काउंसिल रखेंगे या नहीं रखेंगे। गुजरात में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लोकसभा के जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्यादा पावर है, ठीक है। जैसे लोकसभा के पास ज्यादा पावर है ना, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज्यादा पावर है। यहाँ पे ऑर्डिनरी एज वेल एज मनी बिल दोनों प्रेजेंट किए जाते हैं। जब बिल पास हो जाते हैं तो गवर्नर को भेजे जाते हैं और गवर्नर जब साइन करता है तो वो एक एक्ट बन जाता है, वो एक रूल बन जाता है। तो बेटा, यहाँ पे हमारा पूरा लेजिस्लेचर का जो फॉर्मेशन है, लेजिस्लेचर का जो भी स्टेप है वो सब हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि भाई लेजिस्लेचर में 2 टाइप के हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रल में जो है वो है लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट में जो है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। उसके बारे में डीप में हमने बात करी। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूटिव मतलब वो लोग जो ये रूल इंप्लीमेंट करते हैं। ये लेजिस्लेचर वाले तो रूल बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वो ये रूल फॉलो करवाते हैं, मतलब इंप्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। ये है सबसे मोस्ट इफिशिएंट और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट का मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन जो है वो है एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये सारे लोग जो आते हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और सारे पॉलिटिशियंस आते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब हो गया पॉलिटिशियन, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल में होते हैं। देखो, यहाँ पे जो कामकाज होता है, ठीक है, वो ये एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज काम करते हैं और वो लोग पीपल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मतलब हमको अगर कुछ बोलना है तो वो खुद हमारे मतलब टीवी पे या मीडिया में आके हमको डायरेक्टली बताते हैं, ओके। ये लोग जो है द पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वर्क। तो हमारे कंट्री के जो लोग हैं, सिटीजन जो हैं, ठीक है, वो उनके काम से प्रभावित होते हैं। देखो, लेजिस्लेचर जो लॉज फॉर्म करते हैं वो एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट का मतलब लागू करना, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव वर्क है, ठीक है, उसके अंदर पॉलिसी होती है, प्रोग्राम होती है, प्लानिंग होती है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट जब ये करती है, ठीक है, इंप्लीमेंट करने में, तो
उसमें लोगों की जो आशाएं हैं, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उसको ध्यान रख के करती है। ठीक है। जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है, पॉलिटिशियंस जो मतलब पावर में आते हैं, वो हर 5 साल चेंज होते हैं। ठीक है। और या तो फिर अगर वो पावर छोड़ देते हैं तो वो चेंज हो जाती है। देखो, दो टाइप के एग्जीक्यूटिव हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हर 5 साल चेंज होते हैं, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, मतलब जो उनके नीचे हैं, राइट, तो वो काम करते रहते हैं, तो वो परमानेंटली अपॉइंटेड होते हैं, तो ये परमानेंट होता है। हावेवर एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो लोग होते हैं, उसमें अलग अलग एज होती है रिटायर होने की, मतलब या तो गुजरात में कुछ अलग है, या महाराष्ट्र में कुछ अलग है, राजस्थान में कुछ अलग है, तो वो उनकी रिटायरमेंट एज जो होती है वो अलग अलग है। रिटायरमेंट के पहले अगर वो मिसबिहेव करते हैं या तो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे थे, तो उनको पोस्ट से निकाल दिया जाता है और एक इंक्वायरी बिठाई जाती है, उनका वो जो काम उन्होंने नहीं किया है या मिसबिहेव किया है उसको तपास करने के लिए। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। ठीक है। उनकी मेन क्वालिफिकेशन जो है, ठीक है, वो अपनी ऑनेस्टी के बेस पे वो इलेक्ट हो रहे हैं। उनकी जो क्वालिफिकेशन है, वो सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है, वो ऑनेस्टी पे चूज हो रहे हैं। ठीक है। और पब्लिक चॉइस, पब्लिक ने उनको चूज किया है, और पब्लिक ओपिनियन बहुत ही मैटर करता है ये लोगों को चूज करने में। ये हमने बात की पॉलिटिकल लोगों की। उसमें पॉलिटिकल लोगों में ऑनेस्टी देखी जाती है, जैसे हमारे यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये जो ऑनेस्टी देखी जाती है, ठीक है, वो हम चूज करते हैं उनको। ठीक है। उनको ऑनेस्टी देख के सारे पब्लिक उनको चूज करते हैं, और हमारे ओपिनियन उनके लिए क्या है, हम क्या सोचते हैं उनके बारे में, तो ये सारी सोच रख के हम उनको चूज करते हैं पॉलिटिकल लोगों को। वेयर एज जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो काम कर रहे हैं अंदर, उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाता है, क्वालिटी देखा जाता है, एक्सपीरियंस देखा जाता है, और उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी पास की हुई होती है, ये भी देखा जाता है। ठीक है। उनको परमानेंटली अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में रहना है, जैसे आईएएस आईपीएस है, तो वो लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ती है। ठीक है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनकी सर्विस को बोला जाता है सिविल सर्विस। ओके। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ओके। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब वो पार्ट जो हम लोग चूज करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, मतलब हमारे ही भरोसे पे वो लोग ये पावर में आते हैं। और पब्लिक ओपिनियन बहुत ही मैटर करता है, ना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के अंदर एजुकेशन बहुत ही मैटर करता है। ठीक है। उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी पड़ती है, यूपीएससी जीपीएससी, ये सारी एग्जाम्स देनी पड़ती हैं। फिर आईएएस आईपीएस बनना है तो ये सारी एग्जाम देनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको लेके जाएंगी। ठीक है। प्रेसिडेंट की हम बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स ये गवर्नमेंट के वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं प्रेसिडेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। वो नेशन का हेड माना जाता है और रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे पहला सिटीजन माना जाता है। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट होता है, जो इलेक्शन में खड़ा होता है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो वो सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर होना चाहिए, 35 ईयर्स एज का होना चाहिए। वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए या कोई बिजनेस नहीं करता होना चाहिए। ठीक है। वो पार्लियामेंट के कोई भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो जो होते हैं वो दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, और ये जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो लोग भी सिलेक्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो 5 सालों के लिए सिलेक्ट किया जाता है, और इलेक्शन जो होता है उसके बाद वापस से होता है प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए। प्रेसिडेंट जो पावर में होता है उसके ऊपर ना ही क्रिमिनल केस किया जा सकता है, ना ही कोई अरेस्ट का ऑर्डर रखा जाता है। ठीक है। अब उसके फंक्शंस और पावर्स की बात करें हम, तो ये बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, प्रेसिडेंट के फंक्शंस और पावर्स क्या होते हैं। बेटा ये जो है ना, उसमें छोटी 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 डिटेल्स, ये पूरा चैप्टर ऐसा है कि इसमें बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स दी गई हैं।
तो आपको रेडी करने के लिए क्या करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बोला था, आप एक बार हमारा लेक्चर जब आप देख रहे हैं, ठीक है, मेरा लेक्चर जब आप देख रहे हैं तो एक बार ये चैप्टर पढ़िए। तुम आप अब 4-5 बार अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वैसे ही ये सारी चीजें आपको याद रह जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला? आपको वैसे ही ये सारी चीजें याद रह जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो आप एक बार ये लेक्चर देख के आप ये चैप्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे फंक्शंस एंड पावर्स से। यहां से हम आगे बात करेंगे फंक्शंस एंड पावर्स से। ठीक है, आपका होमवर्क है एक बार रीड कर लेना है ये चैप्टर को। ठीक है, चलिए बाय बाय और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।